हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज की अपनी जो यूनिट टेस्ट सीरीज़ है वो अपनी 6th टेस्ट सीरीज़ है और आज का अपना जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है यूनिट टेस्ट सीरीज में चिंतन और तर्कणा। तो पीछे की टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी आप ज़रूर अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अपन बिना समय व्यतीत किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना। तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना कौन से चिंतन का गुण है? आपके सामने ऑप्शन है ए अभिसारी चिंतन, ब अपसारी चिंतन, स आलोचनात्मक चिंतन और द उपरोक्त सभी। प्रश्न को अगर अपन ध्यान से पढ़ें तो देखिए वापिस, तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण करते हुए कोई निर्णय लेना कौन से चिंतन का गुण है। अगर हम क्वेश्चन को आराम से 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो हम अपने आप किसी एक सटीक आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है स आलोचनात्मक चिंतन का। आलोचनात्मक चिंतन में क्या है कि व्यक्ति क्या है, इसमें देखिए दे भी रखा है वस्तुपरक विश्लेषण। अपन इस बात का भी पता है कि आलोचनात्मक जो चिंतन होता है उसको हम विश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? विश्लेषणात्मक चिंतन भी अपन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कोई भी वस्तु है उसके गुण दोषों की विवेचना करते हैं और उसके आधार पर हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम उसके गुण दोषों की विवेचना करते हैं। तो वहाँ पे कौन सा चिंतन हो गया? आलोचनात्मक चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार कथन आपके सामने एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। वह है यहाँ पे भाषा विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। स भाषा के बिना विचार संभव है। और द है यहाँ पे शुरुआती समय भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो इसका सही आंसर है वह है यहाँ पे शुरुआती समय में भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? शुरुआती समय में भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। यानी 2 वर्ष तक जो है बालक में भाषा और विचार अलग अलग रूप से विकसित होते हैं, दोनों सम्मिलित रूप से नहीं होते हैं। जबकि देखिए बाकी जो कथन क्या दे रखे हैं, एक दूसरे से हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, तो यह कथन गलत हो गया। हमेशा स्वतंत्र नहीं रहते हैं। फिर है भाषा विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, भाषा विचार को अनिवार्यता रूप से प्रभावित करती है। ये चीज भी भाषा विचार को तो प्रभावित करती है लेकिन अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। ये कथन कहने वाले हैं वाइगोत्स्की। इस कथन को कहने वाले कौन है? वोर्फ। इसको कहने वाले हैं वोर्फ। ध्यान रखिए, भाषा विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। ये जो कथन है किसका है? वोर्फ का है। भाषाई नियतिवाद या अपन कह सकते हैं वोर्फ की जो प्राकल्पना है वो इसी पर टिकी हुई है कि भाषा जो है विचार को अनिवार्य रूप से प्रभावित करती है। और स यहाँ पे भाषा के बिना विचार संभव है। भाषा के बिना विचार संभव है। तो वाइगोत्स्की भाषा को अपने विचार या चिंतन में महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है कि भाषा के बिना विचार संभव है। तो ये कथन भी क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। और ये कथन जो है वोर्फ का है, सेकंड ब। तो यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार जो सही कथन है वो क्या हुआ? ये द। शुरुआती समय में भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वापिस इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था का अंतिम चरण है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था का अंतिम चरण है, ये प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वह कौन सा है? है यहाँ पे आयोजन, ब प्रमाणीकरण, स प्रबोधन और द है उद्भवन। तो सबसे पहले तो अपन को इन जो शब्द है इनको समझना जरूरी है, उसके बाद में ही हम इसके सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो वो 4 रूपों में चलती है, 4 क्रम में चलती है। सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है? आयोजन, उसके बाद में उद्भवन, उसके बाद में प्रबोधन और उसके बाद में आता है प्रमाणीकरण।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका जो सही आंसर है प्रमाणीकरण। तो सृजनात्मकता की जो चिंतन की प्रक्रिया है, इसका अंतिम चरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा होगा? प्रमाणीकरण, या अपन इसको कह सकते हैं सत्यापन। और प्रारंभिक जो चरण है वह है आयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उद्भवन जो है अपन कह सकते हैं, उद्भवन क्या है? कोई भी जो समस्या है उसको जब हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो उसको चेतन मन की बजाय उसको अचेतन मन की ओर धकेल देना या अचेतन मन की ओर छोड़ देना है। वो चीज़ क्या है? या समस्या पर ध्यान नहीं देना, चेतन रूप से समस्या पर ध्यान नहीं देना। और जब प्रबोधन के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी समस्या हम किसी अन्य कार्य में लगे हुए हैं तो हमारा अचेतन मन जो है उस समस्या के प्रति सक्रिय रहता है, और अचानक हमारे सामने एक सूझ या अपन कह सकते एक प्रदीप्ति हमारे सामने उत्पन्न होती है जिसको अपन कहते हैं प्रबोधन। और जो हमारे सामने एक उपाय आता है सूझ के रूप में, उसको हम अंत में क्या करते हैं? प्रमाणीकरण करते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिसारी चिंतन के बारे में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 है अभिसारी चिंतन के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो अपन को यह समझना होगा कि अभिसारी जो चिंतन है और अपसारी चिंतन है उसके बीच का क्या डिफरेंस है। अभिसारी चिंतन जो होता है उसमें हम एक तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पूछते हैं, उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ते नहीं है, अपन कह सकते अपने विचार उसमें सम्मिलित नहीं करते। जबकि अपसारी जो चिंतन होता है उसमें हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ पाने की हमें है पूरी स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह मुक्त चिंतन नहीं है। अभिसारी चिंतन की विशेषता क्या है? यह मुक्त चिंतन नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड देखिए अनुभवों के आधार पर अनेक उत्तर नहीं दे सकता अभिसारी चिंतन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए यह मुक्त चिंतन नहीं है, यह भी सही है। अनुभव के आधार पर अनेक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अपसारी में यह विशेषता होती है अनेक उत्तर दे जाने की स्वतंत्रता। सह इसमें मौलिकता का अभाव होता है, इसमें मौलिकता का अभाव होता है। तो यह भी कथन इसमें क्या है? सही है। मौलिकता का यहाँ पे क्या है? अभाव है। तो अभिसारी चिंतन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखो तीनों ही सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? अभिसारी चिंतन के बारे में ये उपरोक्त सभी कथन है वो बिल्कुल सही है, और इसके जो विपरीत है वो हो जाएगी अपसारी चिंतन के अंतर्गत। यानी अपन कह सकते हैं उसमें मुक्त चिंतन है, उसमें अनुभवों के आधार पर अनेक उत्तर दे सकता है और उसमें मौलिकता का गुण देखने को मिलता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हर क्वेश्चन आपके लिए समझिए यूनिक टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन चिंतन के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन चिंतन के संबंध में सही नहीं है? याद रखिए कौन चिंतन के संबंध में सही नहीं है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है, तो अपन को बताइए कथन सही है। चिंतन में भाषा का विशेष महत्व है, तो ध्यान रखिए चिंतन में भाषा का जो है विशेष महत्व है, ये भी कथन सही है। स यहाँ पे चिंतन मानसिक खोज की बजाय गत्यात्मक खोज है। ये आपको सोचना है कि चिंतन मानसिक खोज न होकर केवल गत्यात्मक खोज है, तो ये कथन क्या हो गया? यहाँ पे गलत है। और चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जो समस्या और समाधान के बीच के चलने वाली प्रक्रिया, समस्या एवं समस्या समाधान के बीच में जो चलने वाली प्रक्रिया है वही क्या है? चिंतन है। वो क्या है? चिंतन है। तो चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं। यह कथन एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज़रूर देखें, निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेनिफिट होगा इसका, हर टेस्ट सीरीज का। और यहाँ पे बात करते हैं जो इसकी जो परिभाषा है ये किसने दिया था? हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि हम जो भी चिंतन करते हैं उसमें पेशी क्रियाएं होती है या हमारे शरीर की जो है सक्रिय भूमिका होती है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो है वाटसन का। हम लोग पूरे शरीर के सहारे चिंतन, ये कथन किसका है? वाटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
निम्नलिखित में से किसमें एक नियंत्रित, प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किसमें एक नियंत्रित, सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य उन्मुखी चिंतन होता है? किसमें एक नियंत्रित, सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण, एक लक्ष्य उन्मुखी, यानी जिसमें हमारा किसी भी तरफ चल रहे हैं तो हम उसी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके सामने ऑप्शन विभेदन, ब कल्पना, विभेदन, कल्पना, स स्वैली और द तर्कना। तो विभेदन कोई चिंतन नहीं है, आप सबको पता है। प्रश्न को अगर अपन अच्छे से समझेंगे तो अपन को पता होगा कि विभेदन जो है वो चिंतन नहीं है। और आपको ये भी पता है कि कल्पना का संबंध किसी समस्या का समाधान करने से नहीं है। चिंतन का संबंध किसी समस्या का समाधान, कल्पना में समस्या न होने के बावजूद भी हम कल्पना कर सकते हैं। स्वैली भी यहाँ पे कल्पना ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तर्कना। तर्कना में क्या होता है? हम एक नियंत्रित, सक्रिय, उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य की ओर चलते, चाहे वो बात करें आगमनात्मक तर्कना हो, चाहे वह निगमनात्मक तर्कना हो, इनका संबंध वास्तविकता से है, ठीक है। हम जिस रूप में चलते हैं, चाहे वो उदाहरण से नियम की ओर हो या यूं कहे कि अपन नियम से उदाहरण की ओर, कहीं ना कहीं हमारा इसमें उद्देश्य होता है या अपन सक्रिय रूप से इसमें जुड़े और एक लक्ष्य की ओर चलते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 8, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक शाब्दिक आधार पर, किस आधार पर? शाब्दिक आधार पर तर्क करने में सक्षम हो जाता है। तो देखिए, तर्क प्रारंभ होना एक अलग अवस्था है और शाब्दिक आधार पर तर्क करने में सक्षम हो जाना ये अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है संवेदीपेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, समूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द है यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो इसकी अवस्थाओं का जो समय है आपको पता है, ये इसका समय हो गया। तो यहाँ पे बालक जो है तर्क अगर प्रारंभ की बात करें तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए किस आधार पर तर्क कर रहा है? वह शाब्दिक आधार पर, यानी बालक का संज्ञान इतना विकसित हो जाता है कि इस अवस्था में वह तर्क के आधार पर, शाब्दिक आधार पर वह तर्क करने में सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का कौन सा भाग मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्ष आदि का अध्ययन करता है? तो मेरे हिसाब से पहले की जिन्होंने टेस्ट सीरीज देखी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगी। तो आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारवादी मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान और द उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है संज्ञानवादी मनोविज्ञान। इसमें जो भी मनोवैज्ञानिक है, जैसे बात करें कोटलेविन, टॉलमैन, और इसके अलावा जो भी अपन बात करें कोहलर, वर्दीमर, कॉफका, इन सब ने चिंतन, स्मृति, बालक का जो संज्ञान है, ठीक है, प्रक्रियाओं, उस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे हो गया वह संज्ञानवादी मनोविज्ञान। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्न में से कौन चिंतन के साधन की सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन चिंतन के साधन की सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए, अपन को ये पता होना जरूरी है सबसे पहले तो कि चिंतन के कौन कौन से साधन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है साधन की सूची में सम्मिलित नहीं है प्रबोधन। देखिए, भाषा जो है वो हमारे चिंतन के साधन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वह भी साधन के अंतर्गत है, और प्रतिमा जो है वह भी हमारे साधन के अंतर्गत है। लेकिन प्रबोधन है ये एक प्रक्रिया है, उसका साधन नहीं है। तो ये भी चीज़ अपन को समझनी होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं हमारी एक यूनिक टेस्ट सीरीज है। और सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अपने जो भी विचार है ज़रूर रखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन कह सकते हैं लोगों को अपन प्रेरित करें इस चीज़ के लिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।